बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। जी स्पोर्ट्स में अली सलमान एक मरतबा फिर जी टीवी के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है कि जहां पर आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स के हवाले से कि दुनिया भर में स्पोर्ट्स में क्या क्या सरगर्मियां हुई। और आज हमारे शो में एक बड़े ज़बरदस्त स्पेशल गेस्ट मौजूद होंगे जो अपनी बोल्ड और बुलंद गुफ्तगू के हवाले से बहुत मशहूर हैं। पाकिस्तान के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा सर्व किया और ख़ास तौर से वर्ल्ड कप में जो इंडिया के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंसेज हैं वो बड़ी ज़बरदस्त रही हैं। अपने गेस्ट से भी आपको मिलवाएंगे, लेकिन सबसे पहले जो हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है आज की टॉप स्टोरीज। दौरा जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के लिए ऐलान करदा स्क्वाड में हसन अली का कोविड टेस्ट मुस्बत आ गया। हमारे यहाँ खिलाड़ी का नाकाम होना बर्दाश्त नहीं किया जाता। नौजवान खिलाड़ियों को सोच समझकर टीम में शामिल करना चाहिए, वहाब रियाज। चंद मैचेस की बुनियाद पर टीम में खिलाड़ियों की शमूलियत किसी तौर पर टीम और खुद खिलाड़ियों के मफाद में नहीं, साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी। कौमी टीम का ऐलान बाबर आजम की मर्जी से नहीं किया गया तो बाबर आजम मुस्ताफी हो जाएं, वरना सरफराज पार्ट 2 बन जाएंगे, शुएब अख्तर। पीसीबी ने बलूचिस्तान और सिंध की सिटी क्रिकेट एसोसिएशंस के सीनियर और अंडर 19 क्रिकेट टीमों के ट्रायल्स के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में एमजी ज़ल्मी कैंप के फाइनल राउंड का इनेकाद। पेशावर ज़ल्मी कोच डैरन समी, मेंटोर हाशिम मामला की नौजवान क्रिकेटर्स को कोचिंग टिप्स। आईसीसी ने मैच फिक्सिंग के इल्जाम में यूएई के 2 क्रिकेटर्स मोहम्मद नवीद और शिमान अनवर पर 8 साल की पाबंदी आयद कर दी। इंग्लैंड ने भारत को तीसरे टी20 मैच में 8 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में 1-2 की बढ़तरी हासिल कर ली। कौमी विमेंस फुटबॉल चैंपियनशिप में आर्मी, जाफा सॉकर एकेडमी और दिया विमेंस फुटबॉल क्लब की फतूहात का सिलसिला जारी। और रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी ने यूएफा चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। जी नाज़रीन, ये थी आज की हेडलाइंस। आपने आज की टॉप स्टोरीज देखी और इसमें बहुत सारी आपको स्पोर्ट्स के हवाले से अपडेट्स मिल चुकी होंगी। अब हम लेंगे एक छोटे सा ब्रेक, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट ऐसे आपकी मुलाकात करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब जब हम ब्रेक से वापस आ गए हैं तो एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो शख्सियत हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और एक ऐसा नाम पाकिस्तान क्रिकेट का कि पाकिस्तान के एक ऐसे कप्तान, पहले कप्तान कि जिन्होंने साउथ अफ्रीका में शिकस्त दी डरबन टेस्ट मैच में। इसके अलावा जब जब वो वर्ल्ड कप के खेले इंडिया के अगेंस्ट या इंडिया के अगेंस्ट खेले तो उनकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही। और एक इनका बड़ा एक अजीब सा और बड़ा एक यूनिक सा रिकॉर्ड है कि हम सब इनके बारे में जानते हैं। बोल्ड हैं, बलंट हैं, जब खेलते थे तो निडर होकर खेलते थे, हुक पुल कट और इनके स्क्वायर कट आज भी लोग याद करते हैं। सईद अनवर के साथ इनका ओपनिंग पेयर आज भी सब याद करते हैं। लेकिन इनका एक बड़ा जबरदस्त रिकॉर्ड भी है और वो ये कि जब इन्होंने लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट खेली, इंटरनेशनल लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट खेली यानी टेस्ट मैच खेला तो इन्होंने 205 रन इनका हाईएस्ट है। लेकिन इन्होंने जो डोमेस्टिक लॉन्गर वर्जन खेली, फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, उसमें भी इनका 205 हाईएस्ट है। और अगर इन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट खेली तो इसमें इनका 134 हाईएस्ट है। और अगर डोमेस्टिक वनडे खेली तो उसमें भी इनका 134 हाईएस्ट है। और यहीं पे इन्होंने बस नहीं किया बल्कि इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 इनिंग्स जो सेंचुरी स्कोर की हैं उसमें भी इन्होंने 160 और 160 रन की ही इनिंग खेली। तो जो कह देते हैं अपनी बात पे कायम रहते हैं, अपनी गुफ्तगू में भी अपनी बात पे कायम रहते हैं और अपने रन से भी आपको मैंने बता दिया किस हद तक ये अपनी बात पे कायम रहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली और मेरे बड़े पसंदीदा प्लेयर आमिर सोहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आमिर भाई। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अब पाकिस्तान की 1992 की वर्ल्ड कप की फतह और आप वो थे कि जिन्होंने जो इनिंग का आगाज़ किया पाकिस्तान के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है कि जो 92 का वर्ल्ड कप था उसके इब्तिदाई स्क्वाड में आप शामिल नहीं थे। आपको ऑस्ट्रेलिया इसलिए लेके जाया गया कि मियादाद साहब की बैक इंजरी थी और आपको कवर अप के तौर पर लेके गए। लेकिन उसके बाद आपने वहाँ पर साइड मैचेस में इतना अच्छा खेला कि फिर आपको टीम में फाइनल जो स्क्वाड था उसमें शामिल किया गया। जरा इसके बारे में कुछ बताइएगा। देखिए, इस तरह था कि बड़ा फोकस था मेरा पहले पढ़ाई के ऊपर और बड़ी मुश्किल से इजाजत मिली कि चले 2-3 साल ट्राई कर लेते हैं। अगर पाकिस्तान की तरफ से खेल गए तो गुड इनफ, अगर नहीं खेले तो वापस पढ़ाई की तरफ चले जाएंगे।
तो काफी परफॉर्म किया लेकिन मौका नहीं मिला। तो मुझे याद है कि जब शारजा में मेरा डेब्यू हुआ तो उससे पहले मैं सरगोदा की तरफ से फर्स्ट क्लास मैच खेला। तो उस मैच के ऊपर मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब बस, और मैंने अपना सामान सुमून भी बांट दिया लड़कों को कि बस अब मैं अपनी पढ़ाई की तरफ वापस जाऊंगा और क्रिकेट को खैर बात। तो सरगोदा से जब मैं ड्राइव करके, मुझे याद है मैंने दोनों इनिंग्स में, एक में 100 किया था, दूसरी में मेरा ख्याल है 90 किया, और आउट भी मैंने काफी ज्यादा किए थे। कराची के खिलाफ मैच था, राशिद लतीफ भी खेल रहे थे उस मैच में। तो मैं वापस पहुंचा तो एक फोन आया, सबको दोस्तों को पता था, बी बैंक के मेरे जो कोलीग्स थे कि बस मैं अब क्रिकेट से खैर बात। तो मुझे फोन आया, पहले एक दोस्त का कि मुबारक हो तुम्हारा टीम में नाम आ गया है। मैं क्या ये मजाक कर रहे हैं। फिर दूसरे का फोन आया, तीसरे का फोन आया, चौथे का। मैंने कहा इन्होंने सब ने मेरी भगत करके ये सारे मेरा ना चेजा ले रहे हैं। तो उसके बाद जब माँ जी, उस वक्त आपको याद होगा स्पोर्ट्स राउंड अप लगता था 10 बजे के बाद, तो माँ जी सुन रहे थे तो उन्होंने आके मुझे मुबारकबाद दी और गले लगाया, माथे पे बोसा दिया। तो फिर मैंने सोचा कि यार ये हो ही गया है मेरा ख्याल है। तो डेब्यू हो गया मेरा पाकिस्तान के लिए ओडीआई में। उसके बाद खेलता रहा, फिर बात हो गया। श्रीलंका के खिलाफ साइड मैच खेला, पहली इनिंग्स में मेरा ख्याल 80 के करीब किया, दूसरी इनिंग में मैंने लंबा 100 किया। टेस्ट मैच में नाम आया लेकिन खेला नहीं। उसके बाद बी बैंक की तरफ से भी मैचेस खेला, रन्स किए, लेकिन वर्ल्ड कप की जब स्क्वाड में नाम नहीं आया तो हबीब बैंक का मैच हो रहा था आई थिंक फैसलाबाद में। मुझे अगर मेरी मेमोरी जो है मुझे सही तरह सर्व करी है तो वो मैं मैच नहीं खेलने गया। फिर मैंने डिसाइड किया था कि अब बस अब पढ़ाई की तरफ वापस चले। तो सडनली पता नहीं क्या हुआ कि वो मुश्ताक साहब थे हमारे क्रिकेट बोर्ड में, बड़े अजीज दोस्त हैं मेरे, फाइनेंस में होते थे। तो वो घर के उन्होंने चक्कर लगाए कि जी आमिर को ना कहें कि वो कैंप के ऊपर पहुंचे वर्ल्ड कप के लिए। तो मैं जब घर आया तो मुझे पता लगा, तो मैं अगले दिन जब कैंप पे गया तो मुझे याद है कि मुझे इमरान भाई ने पूछा कि तुम मैच क्यों नहीं खेलने गए। तो मैंने अभी कह दिया, मैं कि मुझे पता था आपने मुझे बुलाना है तो इसलिए मैं मैच पे नहीं गया। तो उसके बाद फिर वर्ल्ड कप में नाम आ गया, फिर प्रैक्टिस मैचेस में मैंने परफॉर्म किया, उसके बाद वर्ल्ड कप की फाइनल स्क्वाड में नाम आया। तो ये जर्नी थी, ये सारी स्टोरी थी कि वर्ल्ड कप में जब स्क्वाड में नाम नहीं आया और उसके बाद जब आया, प्रैक्टिस मैचेस खेले, उसमें परफॉर्म किया, तब जाके पाकिस्तान टीम में मेरा नाम आया। अच्छा, और हाँ, मैं इतना बताता चलूं, पहले काफी दिन जो है जब हम चले गए ऑस्ट्रेलिया, पहले काफी दिन तो मुझे नेट पे बारी नहीं मिली। अच्छा करके दौड़ लगा के वो हलकान हुए थे लेकिन डायरेक्ट ही वो एक मैच में मुझे याद है कि सलीम मलिक साहब जो हैं वो अनफिट हुए। तो मुझे जाहिद फजल ने आके बताया कि आमिर भाई आप मैच खेल रहे हो। तो उस मैच में इतने ज्यादा रन तो नहीं किए लेकिन टीम जल्दी आउट होगी, लेकिन उसमें मेरा स्कोर ठीक था। तो उसके बाद जब मौके मिलते गए स्कोर करता गया तो फाइनली स्क्वाड में नाम आया। अच्छा आमिर भाई, अपने पूरे जर्नी में आपने तस्करा किया कि आप हबीब बैंक से खेले और मैंने आपकी इनिंग्स जो है ग्राउंड्स में भी जाके देखी हैं। तो आप इब्तिदा में नंबर 6 पे खेलते थे, तो फिर ये ओपन करने का ख्याल कैसे आया, या आप कोई एक्सीडेंटली या इंसिडेंटली आप ओपनर बन गए? मैं 6 नंबर पे नहीं, मैंने 11वें नंबर से शुरू किया हुआ एक्चुअली पाकिस्तान अंडर 19 में। वो एक मैच था सियालकोट पे, हम लोग खेल रहे थे, तो हमारी लाहौर की टीम जो है वो स्ट्रगल कर रही थी, स्पिनिंग ट्रैक था। तो मैंने मैनेजर साहब को कहा कि दोनों तरफ से लेफ्ट आर्म स्पिनर लगे हुए, तो आप मुझे भेज दें तो शायद मैं इसको हैंडल कर लूं। तो मुझे याद है उसमें मैंने 50 से ज्यादा रन किए, तो उन्होंने अगले मैच में मुझे प्रमोट कर दिया था नंबर 6 के ऊपर। तो उसके ऊपर मैं बैटिंग करता था, फर्स्ट क्लास में भी जो है वो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग की। मुझे याद है जब अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, वसीम हसन राजा साहब को क्या आला आदमी थे, क्या ज़र्फ वाले आदमी थे। बड़े पाकिस्तान क्रिकेट में ज़र्फ वाले लोग जो हैं पुराने क्रिकेटर्स बहुत कम हैं, लेकिन ही वाज वन ऑफ देम। बहुत बड़ा ज़र्फ था उनका, आई भी बहुत ज्यादा थी और यंगस्टर को वो बहुत ज्यादा इनकरेज भी करते थे, उनकी हेल्प भी बहुत ज्यादा करते थे।
बड़ी लंबी चौड़ी बात भी करते थे, उनके साथ समझाते भी थे। तो वो मेरे कप्तान थे। 86 की बात है। तो मैं पहले मैच में उन्होंने मुझे 7वें नंबर पे भेजा, तो हमारी टीम के जल्दी आउट हो गए, तो उन्होंने और मैंने पार्टनरशिप की। उन्होंने 100 किया, मैंने 90 किया। मैच जब खत्म हुआ, अगले दिन 3 दिन का मैच था, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं है कि तुम इतनी अच्छी बैटिंग करते हो, मैं तुम्हें ऊपर भेजता। देन ही प्रमोटेड मी टू नंबर 5। तो वहां पे भी मैंने स्कोर किया। तो मुझे एक दिन बिठा के कहते हैं कि आमिर देखो, जो पाकिस्तान में मिडिल ऑर्डर का बहुत ही स्टिफ कंपटीशन, तुम एक काम करो, तुम ओपन करने शुरू कर दो, बहुत जल्दी पाकिस्तान के लिए खेल जाओगे। तो मैंने उन्हें कहा कि जी मैंने कभी नया बॉल इतना ज्यादा कभी मैच में खेला नहीं, मैंने कभी ओपन नहीं की। तो मुझे उन्होंने कहा, इनकरेज किया कि नहीं तुम कर लोगे, ट्रस्ट मी, तुम ओपन करो, तुम करोगे रन, तुम तेज बॉलर को अच्छा खेलते हो, जस्ट टेक माय वर्ड फॉर इट और जाओ, ट्रस्ट मी और करो। और उनकी इंकरेजमेंट की वजह से मैंने ओपन करनी शुरू की। पहले मैच में मुझे याद है कि मैंने हमारी टीम जल्दी आउट होगी, घास वाली विकेट थी, मैंने 45 या 49 रन किए। 120-30 पे लाहौर की टीम आउट हुई। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि देखा, मैंने तुम्हें कहा था तुम हैंडल कर जाओगे, अब तुमने ओपन नहीं छोड़। तो उनके कहने के ऊपर मैंने ओपन स्टार्ट की, और मैं आज भी उनका बड़ा मशकूर हूँ, और हमेशा उनकी मेरे फेवरेट प्लेयर भी थे। उनको मैं आइडियलाइज करता था। उसके बाद जब उनके साथ इंटरेक्शन हुआ तो इज्जत बहुत ज्यादा मेरे दिल में उनके लिए बढ़ गई, क्योंकि बहुत ही शाइस्ता इंसान थे। जिस तरह मैंने पहले कहा, ज़र्फ वाले इंसान थे। बहुत कम क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान में जिनका ज़र्फ बहुत बड़ा होता अच्छा, है। आमिर भाई थोड़ा सा, क्योंकि जब पाकिस्तान की टीम इंडिया जा रही थी तो उस वक्त यूनुस अहमद को पाकिस्तान की टीम में इंडक्ट किया गया था। यूनुस अहमद साहब की जो ऑटोबायोग्राफी है फ्रॉम लाहौर टू लंदन, उसमें उन्होंने लिखा कि जब मैं इंडिया गया हूं तो उस वक्त मैंने जाके स्कीपर इमरान खान को कहा कि मैंने लाहौर में एक लड़का देखा है जो बॉलिंग भी बहुत अच्छी करता है और बैटिंग भी बहुत अच्छी करता है, और 2 साल बाद सबने देखा कि फिर वो लड़का सबको आमिर सोहेल की सूरत में नजर आया। तो यूनुस अहमद ने भी आपकी बहुत प्रेज किया आपके लिए। देखिए, यूनुस अहमद हो गए, परवेज मीर मेरे पहले कप्तान थे जब मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, उन्होंने बड़ा इनकरेज किया। और परवेज में जो जितने भी सीनियर प्लेयर थे उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन। परवेज मीर ने जो मुझे जो इंस्टिल की चीज कि बैटिंग बॉलिंग अपनी जगह, लेकिन फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और फील्डिंग अगर आपकी तगड़ी होगी इस कंटेम्परेरी क्रिकेट में, तो आपके खेलने के और ज्यादा चांसेस होंगे। जब वसीम भाई के साथ खेला, वसीम राजा के साथ, तो उन्होंने मेरी वो जो क्रिकेट की डायमेंशन चेंज करवाई, मुझे प्रमोट करके ओपन करने के लिए। जब यूनुस अहमद साहब के साथ खेला तो वो और ज्यादा सीखने को मिला। जिस तरह वो, मुझे याद है कि स्पिनर को तो वो टर्निंग विकेट पे भी, मुझे याद है लाहौर वर्सेस मैच हो रहा था यूबीएल का, तो बहुत ज्यादा टर्निंग विकेट थी, और उन्होंने एक गेंद जो है वो खड़े होकर नहीं खेला तौसीफ अहमद का। और तौसीफ भाई आपको पता है कि कितने जबरदस्त स्पिनर थे। टर्निंग विकेट के ऊपर तो वो किसी को हिलने नहीं देते थे, वो निकल के उनको खेलते थे। और उसके बाद हबीब बैंक के खिलाफ, मुझे याद है कि हम हबीब बैंक के खिलाफ मैच खेल रहे थे। उस मैच में मैंने 11 आउट भी किए थे। टर्निंग ट्रैक था पहली इनिंग्स में, मेरा ख्याल है 47 पे आउट हुआ। दूसरी में लाहौर की टीम ने हबीब बैंक को हरा दिया, और वहां पे पूरी सिलेक्शन कमेटी बैठी हुई थी, और हसीब एहसन साहब थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने मुझे कहा कि अपना पासपोर्ट भिजवाएं यार, आपको मैं इंडिया भेज रहा हूँ। तो अनफॉर्चुनेटली उसमें मेरा नाम नहीं आया। यूनुस अहमद साहब चले गए, लेकिन उस सीरीज में यूनुस अहमद साहब ने इतना इंकरेज किया कि हमारे जो यंग टीम थी उसमें कोई इतने बड़े नाम नहीं थे लाहौर की टीम में, लेकिन जिस तरह उन्होंने इंकरेजमेंट की, जिस तरह उन्होंने अपना एक्सपीरियंस इम्पार्ट किया, उससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा फर्क। ठीक है, आमिर सोहेल साहब की जर्नी जो है हम सुन रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, और यंगस्टर के लिए भी बहुत कुछ इसमें सीखने के लिए कि एक प्लेयर जिसने नंबर 11 से अपने सफ़र का आगाज़ किया, वो किस तरह से पाकिस्तान का तारीख साज ओपनिंग बैट्समैन बना। वर्ल्ड कप को पाकिस्तान को जितवाने में उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो शायद वर्ल्ड कप के लिए हम मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर देखते हैं, लेकिन आज कुछ ऐसी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे जो वेबसाइट्स पर ही मिलती, वो इनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो इनसे हम जानना चाहेंगे। इस वाले में छोटा सा
ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा 92 के वर्ल्ड कप की मेमोरीज को जो है वो शेयर करेंगे आमिर सोहेल साहब से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले आमिर सोहेल साहब अपनी जर्नी के हवाले से बता रहे थे, और ये जर्नी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक 92 वर्ल्ड कप का जिक्र ना हो। आमिर भाई, 92 वर्ल्ड कप की क्या यादें हैं आपके पास? क्योंकि पाकिस्तान की टीम शुरू में अच्छा नहीं खेल रही थी, और जो मैच बारिश से मुतासिर हुआ वहां पे फिर वसीम हैदर और मुश्ताक अहमद विकेट पे खड़े हो गए। लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि उसमें बड़ा आपका वाइटल रोल रहा। रन्स तो उसमें आपने कम बनाए, लेकिन 39 बॉल्स आपने कंज्यूम की। फिर आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ा जबरदस्त खेले, जिम्बाब्वे के खिलाफ आपका बड़ा अच्छा 100, तो इसके अलावा इंडिया के खिलाफ भी अच्छा खेले। तो कैसा जर्नी रहा आपका 92 वर्ल्ड कप का? देखिए, जर्नी तो बहुत ही अच्छी रही, और उसमें यह था कि बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी बड़ी जबरदस्त होती रही, और उसके साथ साथ कंट्रीब्यूशन थी, और फील्डिंग भी ठीक होती रही। और उसमें यही था कि वो एक तरह का बिलीफ जो था वो कायम रहा कि भाई मेहनत करते रहो, जीतते रहो, अगर हमने सेमीफाइनल में आना हुआ तो आ जाएंगे। और ये जो बिलीफ था वो बहुत बड़ी मेमोरी है कि आपका जो कॉन्फिडेंस था कि हाँ, अगर हम लोग जीतने की तरफ आ गए, तो अगर हम लोग इतने मैच हार भी गए हैं तो फिर भी जो है, अगर अल्लाह का करना हुआ तो हम आ जाएंगे। और वो जो रमजान वाला एलिमेंट था, उसने जो है वो होप्स को ऊपर ही रखा। ठीक है। अच्छा आमिर भाई, अब थोड़ा सा मैं मिक्स करूंगा चीज़ों को कि 92 के वर्ल्ड कप में जब आप इंडिया के खिलाफ खेल रहे थे, उस वक्त आपने 62 के करीब, जहां तक मुझे याद पड़ता है, रन स्कोर किए। फिर 96 के वर्ल्ड कप में जब आप खेल रहे थे, आप और सईद नवर साहब खेल रहे थे, उस वक्त भी बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप थी। तकरीबन 10.1 ओवर में 84 रन आप लोगों ने स्कोर कर दिए थे। जब आप इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में खेलें, जब आप क्रीज पर रहे, जब तक जीतने की होप्स रही, जैसे ही आप आउट होते थे उसके बाद क्यों आप टीम जो है वो क्लैप्स कर जाती थी? यार, इसका मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये कह सकते हो कि मे बी किस्मत में ही नहीं था इंडिया के खिलाफ जीतना। कोशिश तो करते थे, और वो क्या कहते हैं, आप बड़े गेयर्ड अप भी होते थे कि आपको पूरी दुनिया से कॉल्स आ रही होती थी कि भाई ये वाला मैच जरूर जीतना है। प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता था, और प्रेशर को मैं हमेशा एंजॉय करता था, और परफॉर्म भी अल्लाह ताला ने हमेशा कराया, और जो है वो रंग लाती थी। लेकिन इवेंचुअली जो रिजल्ट्स आने चाहिए थे वो नहीं आए, और उम्मीद यही है कि ये जिंक्स जो है टूटेगा, और पाकिस्तान जो है वो दूसरी तरफ जाना शुरू करेगा। आपको वजह क्या लगती है कि इंडिया के खिलाफ हम प्रेशर सस्टेन नहीं कर पाते, या कोई और आपको ऐसा रीजन लगता है कि हम इंडिया के खिलाफ आज भी वर्ल्ड कप में मुसलसल हार रहे हैं? यार, अब इसके ऊपर क्या बात करें, बस आप यही कह लें कि किस्मत में नहीं, और क्या, और इसके ऊपर क्या बात करें। ठीक है। अच्छा आमिर भाई, अगर वर्ल्ड कप की अगर हम बात करते हैं, तो जिस तरह से सेमीफाइनल में पाकिस्तान की टीम पहुंची, फिर फाइनल में पहुंची, क्या सेल्फ बिलीफ क्या था, उसका कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का क्या था उस वक्त? देखिए, जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीते, उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ जीते, और जैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ हम लोग मैच जीते, तो चांसेस तो पैदा हो गए थे, और कि अगर वेस्ट इंडीज हारती है तो हम लोग श्योर शॉट सेमीफाइनल में जा रहे थे। और मुझे याद है जब हम न्यूजीलैंड से मैच जीत गए, तो उसमें चांसेस ये थे कि या तो हम लोगों ने सिंगापुर जाना था, तो या हमने क्राइस्टचर्च से ऑकलैंड जाना था। तो अब तैयारी पूरी थी। अब उसमें यह था कि आउट होता था तो हम लोग कमरों से निकल के उधर आ जाते थे, कमरों से बाहर आके लागे मारने शुरू कर देते थे कि अभी चांसेस हो गए सेमीफाइनल में। जब थोड़ी सी पार्टनरशिप लगती थी तो फिर चुप करके बैठ जाते थे, दुआएं करते थे यार कि कुछ हो। बेसिकली जब सेमीफाइनल में आ गए तो कॉन्फिडेंस, ऑब्वियसली लगातार मैचेस जीते हुए थे, टीम का कॉम्बिनेशन भी बन रहा था, उसके बाद टीम ने जेलन भी किया हुआ था, रोल्स का भी सबको पता था, तो कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर चला गया कि इस हालात से अगर हम लोग यहाँ तक पहुंच गए तो उसकी कोई ना कोई तो वजह है। तो फिर वो जो कॉन्फिडेंस था वो आगे बढ़ता गया, और इवेंचुअली वो जीत की सूरत में पूरी दुनिया ने देखा।
आमिर भाई, वर्ल्ड कप की अगर आप बात करते हैं, ये आखिरी सवाल है मेरा इस वर्ल्ड कप के हवाले से, अगर आप वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो हमने देखा है कि वर्ल्ड कप में कभी आप इंजमाम के साथ ओपन कर रहे हैं, कभी आप रमीज़ राजा साहब के साथ ओपन कर रहे हैं, कभी जाहिद फजल के साथ ओपन कर रहे हैं, तो कितना मुश्किल था ये मुख्तलिफ पेयर के साथ जाना, क्योंकि ऐसा लगता था कि टीम सेट नहीं हो पा रही है। देखिए, मुश्किल तो बहुत ज्यादा होता है। और मुझे याद है कि जब इमरान भाई ने मुझे ऑस्ट्रेलिया के मैच से पहले ये कहा था कि आमिर, अगर कल तुमने स्कोर ना किया तो हम लोग वर्ल्ड कप से बाहर हैं, और अगर तुमने कल स्कोर कर दिया और हम मैच जीत गए तो फिर हम लोग वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। तो उस वक्त मैंने उनको कहा था कि जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे पे प्रेशर तो बहुत ज्यादा डाल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि रेगुलर ओपनर को अगर आप डाल दें, अगर आप रमीज हसन राजा को ओपन करा दें, वो उनकी फॉर्म भी है, उन्होंने स्कोर भी किया हुआ है, हमने दूसरे प्लेयर्स को भी ट्राई आउट कर लिया, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे अगर इम्पोर्टेंट मैच है तो आप रमीज को टीम में वापस ले आए तो उससे काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। एंड आई एम स्टिल ग्लैड कि उन्होंने मेरी बात सुनी, रमीज को ओपन करवाया मेरे साथ, रमीज ने भी स्कोर किया, और वो जो हमने ओपनिंग पार्टनरशिप की, उससे काफी ज्यादा टीम में कॉन्फिडेंस आया। तो ये भी एक किस्म की हाईलाइट थी उस वर्ल्ड कप की। और मुझे याद है जब मैं रात को जब सो रहा था मैच से पहले, तो मैं यही दुआएं सुबह भी उठ के यही कर रहा था कि अल्लाह स्कोर करा दे। इज्जत बेइज्जती का मामला बहुत बड़ा प्रेशर है, और शुक्र है अल्लाह ताला ने स्कोर करवाया। ठीक है। अच्छा, 96 के वर्ल्ड कप पे आ जाते हैं, जो बड़ा मशहूर ज़माना, जो क्वार्टर फाइनल पाकिस्तान हारा, वहाँ पे आप बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे थे, आप और सईद अनवर, और उसके बाद एक ऐसा मैच पाकिस्तान हार गया। अगर मैं आपसे शेयर करूँ तो उस वक्त मैं हिंदी कमेंट्री सुन रहा था, और जो कमेंटेटर्स थे उस वक्त ये कह रहे थे कि इतना अच्छा आमिर सुहेल और सईद अनवर खेल रहे हैं कि जो जितने दर्शक यहाँ बैठे हैं, जितने एक्सपेक्टेटर ग्राउंड में बैठे हैं, सब ने अपने अपने हाथों के जो नाखून है सब ने चबा लिए हैं, और अगर हमारे हाथ में माइक नहीं होता तो हम भी अपने नाखून चबा चुके होते। उस वक्त ये सूरत हाल चल रही थी, लेकिन उसके बाद अचानक क्या हुआ कि पाकिस्तानी टीम फिर कोलैप्स कर गई। मैच हार गया यार, और क्या होना था। लेकिन बहुत सारे लोगों के जहन में भी ये है, आमिर भाई, जहन में ये है कि पहले आप आउट हुए थे एग्रेशन में, लेकिन हकीकत ये कि पहले वहां सईद भाई आउट हो गए थे। देखिए, एग्रेशन की बात नहीं थी, बात सिंपल सी है, कुछ एलिमेंट्स थे। हमारा कुछ एक आइडिया था कि भी 15 ओवर में हमने यहां तक पहुंचना है। एक ओवर भी डिटेक्ट हुआ था, फिर हमें ये पता था कि विकेट डिटीरियरेट करेगी, जहां पे मेरे जैसा बॉलर जो है वो बैट्समैन को फंसाए रखा हुआ है, मुश्ताक का गेंद टर्न हो रहा है, तो वहां पे कुंबले, राजू और दूसरे बॉलर्स ने तो एडवांटेज लेना था। तो हमारा यही था कि पहले 15 ओवर्स में हमने यहाँ पे जाना है, और ये डिसाइडेड था कि 15 ओवर में हमने यहाँ पे पहुंचना है, और अगर 2 विकेटें भी गिर जाती हैं तो 2-3 विकेटें भी गिर जाती हैं तो खैर है। अगर यहाँ तक पहुंच गए तो फिर एवरेज जो है, रिक्वायर्ड रन रेट जो है, वो अगर 5 के लगभग आ गया, 5 से नीचे आ गया, तो फिर हम लोग आराम से सिंगले दुक्के करके विदाउट प्रेशर जो है मैच जीत जाएंगे। तो उसमें यह था कि वो जब सईद आउट हुए, इजाज अंदर आए, वो बिल्कुल बॉक डाउन हो गए। जो हमारा टारगेट था उसमें हमने पहुंचना था, वो इंडिया के बॉलर भी थोड़ा सा ऊपर आ रहे थे, तो यही कोशिश थी कि उनका जो प्लान है, जिसके ऊपर वो फोकस है, उनको अपसेट करने की कोशिश की जाए। और ये चीज हमें सीरियसनेस, जावेद मियांदाद जैसा जो शातिर प्लेयर था, उनसे हमने ये चीजें सीखी हुई थी कि बॉलर को जाके थोड़ा सा अपसेट करने की कोशिश करो, उसको प्लान से हटाओ। मुझे आज भी याद है कि वही फर्स्ट वाला जो वर्ल्ड कप का मैच था 92 में, तो मुझे याद है ब्रूस स्ट्रीट ने बॉल किया मुझे आगे, मैंने मिड ऑन की चौका मारा, और 50 के लिए मैं बैट जो है वो कर रहा हूँ, वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे वेल प्लेड नहीं कहा, उन्होंने मुझे ये कहा कि अगले गेंद के ऊपर कट के लिए तैयार रहना। मैंने कहा जी, बगैर देखी कट के लिए तैयार, मैं कह रहा हूँ ना जी आउट ही ना हो जाऊं। तो कहते हैं अगर आउट हुए तो जाके कह देना जावेद मियांदाद ने कहा था। अगले गेंद के ऊपर मैं आधा तैयार खड़ा था, उसने गेंद ही उधर किया, मैंने बल्ला लगाया और चौका। तो वो बॉलर को आप अपसेट, और वो उन्होंने, मैंने उनसे बाद में पूछा कि यार आपने जावेद भाई ये मुझे बताया कि कट के लिए तैयार रहना आपको किस तरह पता था? कहते यार तुमने उसको अगले पांव के ऊपर मारा है, अब बॉलर जो थोड़ा सा गेंद पीछे करेगा, ठीक है, उसके तैयार रहना है, बॉलर को साइक आउट करना है। वही बॉलर को अपसेट कर रहे थे, और लोग यहाँ पे वो जो कमेंट्री भी कर रहे थे, हमारे कुछ लोग जी गुस्सा खा गया, भाई गुस्सा नहीं था,
कोशिश कर रहे थे कि मैच जीत जाए। हम लोग तो मैच जीते हुए थे। वो तो अगर आखिरी 4 ओवर्स में हमें ना पड़ती, और याद होगा आपको कि जब टीम नहीं खेले और वकार यूनुस को पड़ गई, तो उस वक्त मैंने ही सोचा अगले टूर्नामेंट में जाके कि भाई अब हमारे पास वो वाले फास्ट बॉलर नहीं रहे जो एंड में आके जो है फर्स्ट स्विंग जोर लगा के और आउट कर जाएंगे। हमें सोचना पड़ेगा अगर वसीम नहीं है और अगर कोई और बॉलर हमारे पास नहीं तैयार आखिरी ओवर करने के लिए तो क्या करें। वहां पे फिर मैंने सकलैन मुश्ताक के दूसरे की वजह से उनको आखिरी ओवर करवाने शुरू किए। हम तो वो मैच जीते थे, अगर 4 ओवर्स में हमें वो ना मार पड़ती तो हम लोग तो 225 आपने के करीब कंट्रोल किया हुआ था उस मैच को, मुझे याद है उस मैच में बड़ा कंट्रोल किया हुआ था। अच्छा आमिर भाई, आप थोड़ा सा बात करते हैं कि अब आप क्या समझते हैं कि जिस ज़माने में आप खेलते थे तो आमिर सुहेल, सईद अनवर, आमिर सुहेल, रमीज़ राजा, इसके अलावा अगर आप डोमेस्टिक में देखते हैं तो साजिद अली, शोएब मोहम्मद, गुलाम अली, शकील अहमद डस्का, रईस अहमद, बड़े बड़े प्लेयर थे। अब खिलाड़ियों का वो पूल क्यों दस्तयाब नहीं है? क्या क्रिकेट डिक्लाइनिंग फेज में चली गई है? देखिए बात यह है कि जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे, जब हमने शुरू की, अभी शुरू भी नहीं की थी, जिनकी वजह से आए थे सादिक मोहम्मद साहब और माजिद खान साहब, बहुत बड़े नाम जिनको दुनिया रिकॉग्नाइज करती थी, करेक्ट क्रिकेट खेलने वाले लोग थे। उसके बाद उनके फॉलो अप आए मोहसिन हसन खान साहब, क्या नफीस इंसान थे और हैं, सॉरी हैं, और क्या अट्रैक्टिव बैट्समैन थे। मुदस्सिर नजर कितना वो यंगस्टर्स को सपोर्ट करते थे। उसके बाद आप रिजवानुज़्ज़मान की बात कर लें, आप शोएब मोहम्मद भाई की बात कर लें, और जितने भी जो आपने नाम लिए, ये करेक्ट क्रिकेट खेलने वाले टेक्निकली बड़े तगड़े प्लेयर होते थे। वो जो आप टीवी पे दिखाओगे, जो आप पाकिस्तान के लिए दिखाओगे, आपको अगली जनरेशन वो मिलेगी। लेकिन आमिर भाई अभी जो करंट हमारे पास लॉट है उसमें हम देख रहे हैं कि मेक शिफ्ट ओपनर्स आ रहे हैं, ओपनर मिल नहीं रहे, बार बार घूम फिर के वही ओपनर्स के ऊपर हम जा रहे हैं, और जो परफॉर्म नहीं कर रहे फिर उनको हम इंडक्ट भी कर रहे हैं, डोमेस्टिक को हम इतनी अहमियत दे नहीं रहे। अभी कामरान गुलाम ने 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, सादत अली का, उनको हमने ड्रॉप कर दिया। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट दुरुस्त समत में जा रही है? देखिए पहले आपका ये था कि आपका सिस्टम बहुत तगड़ा था। स्कूल की क्रिकेट थी, कॉलेज की क्रिकेट थी, यूनिवर्सिटी की क्रिकेट थी। क्लब क्रिकेट में कोई अगर लड़का आता था तो जो वॉलंटियर्स थे, हम लोग क्रिकेट की तो बात करते हैं, जो वॉलंटियर्स थे, जिस तरह मैं खेलता था विक्टोरियस की तरफ से, वो कप्तान रब नवाज हुआ करते थे, कप्तान दीनो थे, फिर आमिर हयात रोकड़ी थे, फिर आपके सिराजुल इस्लाम बुखारी साहब थे, फिर शोएब हबीब साहब थे जो हमारे अलाइड बैंक के मैनेजर थे। ये इस तरह के लोग थे जो क्रिकेटर्स को आगे लेके जाते थे। सिस्टम तगड़ा था, गाइडेंस देके आगे लेके आते थे। वो एक तो वो लोग नहीं है, फिर सिस्टम नहीं है। अब चूंकि पहले सिस्टम आपका प्लेयर को ग्रूम करके आगे लेके आता था। क्लब क्रिकेट इतनी तगड़ी थी कि जब फर्स्ट क्लास में आते थे तो प्लेयर मैच्योर होके आता था, अंडर 19 में प्लेयर मैच्योर होता था, क्योंकि क्रिकेट बहुत मिलती थी। अब क्रिकेट बहुत कम, क्लब क्रिकेट तो है नहीं। अब चूंकि पहले सिस्टम तैयार करता था, अब चूंकि क्रिकेट नहीं है, अब आपके पास बंदे नहीं है जो क्रिकेटर्स को तैयार करके उनको टेक्निकली। लेकिन आमिर भाई सॉरी, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा। आप कह रहे हैं क्रिकेट अभी कम है, लेकिन हम जो देख रहे हैं कि मुसलसल टीवी पे क्रिकेट आ रही होती है, मुसलसल टूर्नामेंट्स की तादाद बढ़ गई। जब आप खेलते थे एक कायद-ए-आज़म ट्रॉफी होती थी, एक विल्स कप होता था, या पैटर्न्स ट्रॉफी हो जाती थी, तो ज्यादा टूर्नामेंट्स नहीं होते थे उस दौर में। आप देखिए ना, अब आपकी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी और इंटरनेशनल क्रिकेट का कितना ज्यादा फर्क हो गया। पहले आपके प्लेयर आते थे ना, आके डब्ल्यू के ऊपर 100 करते थे, ठीक है, फर्स्ट क्लास तगड़ी खेल के आते थे। आपको याद होगा जब 96 में अंडर 16 का फाइनल खेली पाकिस्तान की टीम, कितने उसमें से प्लेयर निकले। क्लब क्रिकेट बहुत ज्यादा थी, ऊपर वाली क्रिकेट नहीं। जो तैयार करना है वो स्कूल क्रिकेट ने करना है, वो आपकी क्लब क्रिकेट ने करना है, कॉलेज क्रिकेट, और उसके बाद आपकी ग्रेड 2 और फर्स्ट क्लास ने करना है। अच्छा, आप अभी आप क्लब क्रिकेट पे आ गए, वक्त से क्यों महदूद है, मैं बहुत माजरत चाहता हूं कि आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूं बार बार, लेकिन बहुत सारी चीजें मुझे आपसे पूछनी है। अभी आप क्लब क्रिकेट पे आ गए, अब जो क्लब क्रिकेट की बात कर रहे हैं नदीम खान साहब, और जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन आया क्लब क्रिकेट के हवाले से, आप मुतमईन हैं इस क्लब क्रिकेट को कि फीस भी देनी पड़ेगी, ग्राउंड भी अपना होना चाहिए, जिम होना चाहिए, लेवल 1 कोच होना चाहिए? बात यह है कि ये सारा सिस्टम रिवैम्प कर रहे हैं। अब आपने जो भी कर रहे हैं इसको मौका देना है। अब आपने इसको देखना है
कि एक दफा जो इतनी देर से ये चीज चल रही थी कि हमारा ये सिस्टम ठीक नहीं है। अब आप देखें ना, आपके कुछ लोग पहले ये कहा करते थे कि जी मुझे काउंटी क्रिकेट ने बड़ा बनाया, काउंटी क्रिकेट ने मुझे प्रोफेशनलिज्म दिया, काउंटी क्रिकेट ने मुझे ये दिया, काउंटी क्रिकेट ने मुझे ये बनाया। काउंटी क्रिकेट ने क्यों बनाया? क्योंकि काउंटी क्रिकेट में बहुत ज्यादा काउंटीज हुआ करती थी, होम एंड अवे मैचेस होते थे, पैसे मिलते थे, आपको परफॉर्म करना पड़ता था, लेकिन उसमें चीज थी ज्यादा मैचेस। ठीक है, अच्छा, ज्यादा मैचेस की वजह। ठीक है। अब आपने ये वाला सिस्टम अपना जो है पहला वाला जो उसको स्क्रैप किया, नया आया, इसको देखें। जो ख्वाहिशात हैं वो आगे हैं। अब आपने इसको टाइम देना है। आमिर भाई, अब आपने आमिर भाई, आप जो एग्जीक्यूशन हो रही है उससे पाकिस्तान क्रिकेट को फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ठीक है, इसमें अभी आप क्रिटिसाइज करेंगे, जो करेंगे दैट्स टू अर्ली। अब इसको आपने मौका देना है, 2-3 साल दे के देखें ना। लेकिन आमिर भाई, आप नहीं समझते कि अभी आपने खुद शुएब हबीब साहब का जिक्र किया, जो बड़ा नाम है इलाइट बैंक के लिए, उनकी बड़ी सर्विसेज हैं। इसके अलावा आप हबीब बैंक से खेले तो रकीब सर का एक बड़ा नाम है। तो जो डिपार्टमेंट क्रिकेट का रोल था, क्या आपको लगता है कि वो ये रोल जो है, ये जो एसोसिएशन है, ये पूरा कर सकेंगी? और सेकेंडली जो मेरा ये क्वेश्चन है कि इमरान खान साहब का जो हमेशा से विजन रहा, वो तो ये रहा कि कराची और लाहौर का मैच हो। उनका विजन तो कभी भी ये नहीं रहा कि सिंध और पंजाब का मैच हो, या सेंट्रल पंजाब का या नॉर्दर्न का मैच हो। देखिए, बात मैं वही कर रहा हूं ना, आपने ये किया ना, अब इसको आप टाइम, अब आपने सारा जो है वो स्क्रैप किया ना पुराने वाला। अब आप इसको दें, 2-3 साल दें और देखें कि इसके रिजल्ट्स क्या आते हैं। अगर रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो खुद ब खुद जो है ये स्क्रैप हो जाएगा। अगर रिजल्ट आएंगे तो फिर। लेकिन आमिर भाई, रिजल्ट इससे हम कंसीव भी तो नहीं कर रहे ना। हम देख रहे हैं कि अभी जो टीम अनाउंस हुई है, हम देख रहे हैं हर सीरीज में टीम चेंज हो जाती है। कामरान अकमल जैसा बैट्समैन हमें नजर नहीं आ रहा। चले ठीक है, वो रिजवान परफॉर्म कर रहे हैं, सरफराज परफॉर्म कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम देख रहे हैं शुएब मलिक को डिस्कार्ड कर दिया गया, वहाब रियाज को डिस्कार्ड कर दिया गया। सलमान बट के लिए पॉलिसी मुझे समझ में आती ही नहीं क्या है कि आप उसको क्रिकेट तो खिलाने को तैयार है नहीं, लेकिन आप उसको अपने प्रीमियर टूर्नामेंट में उससे एक्सपर्ट कमेंट्स ले रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस रिजल्ट को ऐसे हौसला अफजा नताइज इसके सामने आ रहे हैं? देखिए, बात वही मैं कर रहा हूं कि इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। ठीक है, मैं हमेशा से इस चीज का हामी रहा हूं कि आपको जो है अपना सिस्टम स्क्रैप नहीं करना, उसको इंप्रूव करने की जरूरत है। आपको नया सिस्टम लाने की जरूरत नहीं है। आपका पुराना जो है वो चल रहा है, उसको इंप्रूव करें। हाँ, अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप पैरेलल सिस्टम बना लेते हैं ना, और पैरेलल सिस्टम बना के जो तगड़ा हो जाता वो चलता रहता, जो वीक हो जाता वो खुद ब खुद खत्म हो जाता। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं कि अगर अब किया है तो इसको मौका दें। आमिर भाई, सही किया गलत किया, शॉर्ट कंसाइज बता दें जी। सही किया गलत किया? देखिए, बात मैं वही कह रहा हूं कि मैंने खुद कहा है कि मैं इस चीज का हामी नहीं था। ठीक है, अब अगर कर दिया है तो हमने इनको मौका देना है टू प्रूव जो भी किया है इन्होंने वो बिल्कुल ठीक किया है। लेकिन आपको आमिर भाई लगता है कि ठीक है, आपकी बात मैं एग्री करता हूं, ठीक है, आपका पॉइंट पहुंच गया, लेकिन आपको लगता है कि एक बड़ा गैप नजर आ रहा है जो लोग डोमेस्टिक रन कर रहे हैं, जो डोमेस्टिक क्रिकेट रन कर रहे हैं उसमें, और जो इंटरनेशनल क्रिकेट के जिम्मेदार हैं उनमें? क्योंकि डोमेस्टिक के परफॉर्मर जो है वो हमें जो पाकिस्तान की टीम में सिलेक्ट होते नजर नहीं आ रहे हैं। तो एक गैप नजर आ रहा है पाकिस्तानी डोमेस्टिक में और पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल क्रिकेट है। देखिए, बात सिंपल सी है, मैंने आपको फिर वही कहा है कि आप देखें ना कि आपने 2 साल पहले ये कहा कि नसीम शाह इज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग। किधर गया? मसला ये है, मैं आपको जो पहले भी कह चुका हूं, पहले आपका सिस्टम जो है वो प्लेयर को वेल राउंड करके आगे लेके आता था, गाइडेंस बहुत अच्छी थी। अब चूंकि सिस्टम थोड़ा सा नहीं, काफी वीक हो गया, क्लब क्रिकेट आपकी बिल्कुल ही बंद हो गई है। हर चीज जो है आप देखें ना, पहले आप 2 बजे बाहर निकलते घर से दोपहर में, तो आपको साइकिलों के ऊपर किट बैग लड़के लेके नजर आ रहे हैं, मोटर बाइक्स के ऊपर, बस स्टॉप्स के ऊपर नजर आ रहे हैं। अब आपको कोई नजर आता है? तो आपको तो अंदाजा हो जाना चाहिए था कि क्रिकेट से लोग आहिस्ता आहिस्ता, ये तो टेनिस बॉल आपकी क्रिकेट को लेके आगे चल रही है, वरना टेनिस बॉल का बल्ला सस्ता है, गेंद भी टेप चढ़ा के सस्ता मिल जाता है, वही आपको क्रिकेट लेके आगे जा रही है। अदरवाइज आपकी क्लब क्रिकेट तो खत्म है। तो मैं यही कह रहा हूं कि पहले सिस्टम बनाता था, वेल राउंडेड प्लेयर गाइडेंस के साथ आगे आता था,
क्योंकि अब सिस्टम नहीं रहा। अब आपके पास जो नजर आ रहा है, अब आपके पास वो ह्यूमन रिसोर्स नहीं है जो आपके प्लेयर को थोड़ी सी, अगर क्रिकेट नहीं हो रही लेकिन जितनी भी अपॉर्चुनिटी है उसमें उसको सही तरह गाइड करके, उसको टेक्निकली वेल इक्विप करके तो जल्दी से फास्ट ट्रैक करके आगे ले आए। ठीक है। अच्छा, अब ये जिस तरह पीएसएल से टीमें बन रही हैं, पीएसएल की परफॉर्मेंस में टीमें बन रही हैं, क्योंकि आपने कवर भी किया है पाकिस्तान सुपर लीग को एज ए कमेंटेटर, और बहुत लोगों ने आपकी कमेंट्री को पसंद भी किया और बहुत लोग सरप्राइज भी हुए कि आमिर सुहेल कैसे आ गए कमेंट्री पैनल में। तो ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लोगों को आपने सरप्राइज भी काफी किया है और पीएसएल आपने कवर भी किया है, तो ये पीएसएल की परफॉर्मेंस पे जो जिस तरह टीम बन रही है, इससे आप मुतमईन है या आप समझते हैं कि हमें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को थोड़ी सी अहमियत देनी होगी? देखिए, हमें डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत तो देनी है, लेकिन उसके साथ साथ आपने ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो क्रिकेट है उसको जो है वो बहुत अहमियत देनी है। आप ठीक है, दो दो कनाल के घर जो हैं लोगों ने खरीद के और बना के क्रिकेट ग्राउंड या स्पोर्ट्स की फैसिलिटी के बगैर स्कूल खोल लिए हुए। स्पोर्ट्स जो है स्कूल्स में खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी आप उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर जो है एक्सपोर्ट्समैन है, उनको ये पता होना चाहिए कि अगर ये नहीं है, हम किस तरह इम्प्रोवाइज करके हम दोबारा से स्कूलों की, कॉलेजेस की क्रिकेट रिवाइव करके, मैं सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, मैं बाकी स्पोर्ट्स की भी बात कर रहा हूँ। हमें स्पोर्ट्स में आगे जाना है, ठीक है। क्योंकि हमें अंदाजा कर लेना चाहिए कि स्पोर्ट जो दुनिया की जो सबसे तगड़ी इकोनॉमीज हैं उसमें सबसे बड़ा पिलर जो है वो स्पोर्ट्स है। ठीक है। अच्छा, आपने क्योंकि सबसे आमिर भाई, जो टैक्स मेरे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया है, वो स्पोर्ट्स और मीडिया और दूसरी चीजों में है। ठीक है आमिर भाई, मेरे पास एक मिनट रह गया है। आपने भी तगड़ी की बात की, तो अभी शोएब अख्तर का भी एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि बाबर आजम को एक तगड़ा कप्तान होना होगा। आप पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन हैं और आपका जो विन रेट है वो बड़ा ज़बरदस्त है, जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी अच्छा है, तो क्या कहेंगे बाबर आजम के हवाले से? क्योंकि अब खबरें ये आ रही हैं कि उनकी और मिसबा की पसंद का स्क्वाड नहीं सिलेक्ट किया गया, और शोएब अख्तर ने भी कहा, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं, इंजमाम भाई ने भी ये बात की, इंजमाम उल हक साहब ने, कि जी थोड़ा तगड़ा होकर आना पड़ेगा बाबर आजम को, और जो है शोएब अख्तर ने कहा कि दूसरा सरफराज ना बने, अपनी कप्तानी छोड़ दे। बात सिंपल सी है, सिलेक्शन कमेटी जो है उन्होंने 16 अनाउंस करने हैं। ओके, ये पाकिस्तान में बड़ी अजीबोगरीब चीज है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान की टीम जो है जब खेल रही थी उधर कोलंबो में टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ओके, उधर वो स्टीव वॉ से बड़ा कप्तान, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े प्लेयर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ये पाकिस्तान की जो है वो फुल स्क्वाड नहीं है, यहाँ पे नेथन हॉरिट्स को मौका दे देते हैं। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं अपनी बाकी सिलेक्शन कमेटी से कंसल्ट करके आपको बताता हूँ। तो अब स्टीव वो बहुत बड़ा नाम, वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, सारा कुछ बहुत ऑस्ट्रेलिया के उन्होंने किया हुआ है। 87 वर्ल्ड कप वो जब जीते उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन था। आपको छक्का याद होगा जो सलीम जाफर को मारा उन्होंने लाहौर में फाइनल में, आपको याद होगा, बड़ी कंट्रीब्यूशन है। उनको इनकार कर दिया उनके चीफ सेलेक्टर ने कि नहीं, आपको हम ये दे रहे हैं, आप जाके कप्तानी करें और मैच जितवाएं। बात ये है कि हमने ये एमी बनाया हुआ है कि कप्तान की से होनी चाहिए। सिलेक्शन कमेटी किस लिए है? फिर कप्तान ही सिलेक्ट कर लें। बात यह है कि हर किसी को अपने रोल के ऊपर रहना है। हाँ, कप्तान जो है वो रिक्वेस्ट कर सकता है विद लॉजिक कि अगर ये नहीं तो ये हो जाए, तो इसमें कोई मुजायका नहीं है। हाँ, लेकिन बात यह है कि अगर आपने डिफरेंसेस करने हैं, आप कमरे में बैठ के यार बात करके आप एक दूसरे के साथ कंसल्टेशन से टीम बनाएं। आप सिलेक्शन कमेटी ने उनकी भी सुननी है और उन्होंने अपनी भी है, वरना आप सिलेक्शन कमेटी ना रखें, कप्तान और कोच को कहते वो सिलेक्शन कर लें। ठीक है। तो आमिर भाई, बहुत आपसे गुफ्तगू में मजा आया, और साथ साथ आज हम देख रहे हैं कि इंटीरियर से हमें नौमान अली नजर आ रहे हैं, इंटीरियर से हमें बहुत सारे प्लेयर नजर आ रहे हैं, शाहनवाज दानी को पिक किया गया, लेकिन जो इंटीरियर से सबसे पहला प्लेयर जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेला वो आमिर सुहेल साहब की जो सिलेक्शन कमेटी थी उसने पिक किया फैसल अतर को। आमिर भाई, थैंक यू सो मच, और जाते जाते अगर आप कुछ कहना चाहें। मैं ये कहूंगा, आपने फैसल अतर का नाम लिया, मुझे बहुत अफसोस है कि फैसल अतर पाकिस्तान के लिए क्रिकेट नहीं खेल सका। मेरे ओपिनियन में वो इस वक्त उसको मैंने सिलेक्ट किया था, वो कम से कम नहीं तो 5-6 हजार पाकिस्तान के लिए रन्स कर सकता था।
ठीक है इतना achieve करके। ठीक है, थैंक यू सो मच आमिर भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा मजा आया आपसे गुफ्तगू में, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह भी जो है आप हमारी फरमाइश पे, हमारी दावत पे जी स्पोर्ट्स का हिस्सा बनेंगे। नाज़रीन, हमारी कोशिश काविश आपको कैसी लगी? हमें उम्मीद है आपको हमारी कोशिश पसंद आई होगी। अब कल रात 11:05 तक के लिए अली सलमान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।